नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सत्र 2020-21 तृतीय असाइनमेंट माह नवंबर का कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास पाठ्य पुस्तक या किसी तरह से शिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं है। वे बच्चे इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में, ताकि वे बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ सकें। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के असाइनमेंट के प्रश्न जो नवंबर माह में दिए गए। इस बार के प्रश्न पिछले माह के प्रश्नों से थोड़े से कठिन हैं, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न है, खरीफ, रबी और जायद फसलों का विवरण उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, भारत देश में विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार की जाती है। इन फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद फसलें। तो इन फसलों का विवरण है। फसलों के वर्णन। पहला, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई माह में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में काटी जाती है। इस प्रकार की फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खरीफ की फसलें मानसूनी मौसम में उगाई जाती है या वर्षा ऋतु में इन फसलों को लगाया जाता है ताकि पानी की कमी न हो सके। खरीफ फसलों के उदाहरण इसके अंतर्गत धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि खरीफ फसलों के उदाहरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मतलब ये सब फसलें खरीफ फसलें कहलाती है जो वर्षा ऋतु में या मानसूनी मौसम में बोई जाती है। दूसरी फसल है रबी की फसलें। रबी की फसलें नवंबर दिसंबर माह में खरीफ की फसल काटने के बाद बोई जाती है और फरवरी मार्च में इन फसलों को काटा जाता है। इस प्रकार की फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। इस प्रकार की फसलें अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों में अथवा जहां सिंचाई की सुविधा होती है वहां बोई जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में पानी या वर्षा कम होती है। मतलब रबी की फसलों के लिए जल की मात्रा कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसे इस माह में बोया जाता है। रबी की फसलों के उदाहरण के अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, अलसी, मटर, मसूर आदि रबी की फसलों के उदाहरण हैं। इसी प्रकार तीसरा है जायद फसलें। जायद फसलें फरवरी मार्च में बोई जाती हैं और मई जून में काट ली जाती है। इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए जायद फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता हो। इसका आप लोगों को उदाहरण जो भी है बच्चों, यदि आप लोगों ने देखा होगा, खीरा, ककड़ी जितने फल हैं वो नदी के किनारे बोए जाते हैं ताकि उन्हें आसानी से जल की मात्रा प्राप्त हो सके। जायद फसलों के उदाहरण के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, तरबूज, सब्जियां और फलों को शामिल किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, रूस में 1905 से 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर है, रूस में 1905 से लेकर 1940 के बीच लोकतंत्र के विकास के लिए बहुत से कार्य हुए थे, जिनको हम इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से जानेंगे। रूस में लोकतंत्र के विकास के चरण। पहला चरण है 1905 में ड्यूमा की स्थापना। 1950 लिख गया है बच्चों, यहाँ पे आप लोग 1905 कर लेंगे। 1905 में रूस में क्रांतिकारी दलों का गठन हो चुका था। मजदूर अपने काम और हालातों और परिस्थितियों के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे थे। इसी समय हुई गोली कांड के बाद दबाव में रूस के निरंकुश शासक जार को ड्यूमा, जिसे रूस का संसद की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद चुनी हुई संसद ड्यूमा की स्थापना हुई। यह संसद पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक संस्था नहीं बन सकी। इस पर जार और कुलीन तथा अमीर लोगों के नियंत्रण थे, इसलिए यह ड्यूमा जब स्थापना हुई तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु है 1917 की क्रांति। फरवरी क्रांति के बाद रूस में शासक जार का पतन हो गया और रूस में लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन यहाँ सरकार लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकी और अक्टूबर 1917 में इस सरकार के विरुद्ध असंतोष ने क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। इस प्रकार जार के शासन का पतन हो गया। इसका मतलब ये है बच्चों, 1917 में जो बोल्शेविक सरकार बनी थी रूस में, वह लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई थी।
उसमें बहुत सी कमियां थी जिसके विरोध में लोगों ने विरोध किया और जार के शासन का पतन हो गया। तीसरा बिंदु है 1928 के बाद रूस एवं सामूहिकरण। 1928 के बाद रूस में स्थानीय संसाधनों व पूंजी का प्रयोग करके नियोजित आर्थिक विकास की योजना का क्रियान्वयन किया गया। धीरे धीरे रूस में बड़े उद्योगों का विकास होने लगा तथा कृषि का सामूहिकरण किया गया तथा 1938 तक रूस के निजी कृषि समाप्त हो गई और सामूहिकरण कृषि प्रारंभ हो गई। मतलब रूस की संपूर्ण संपत्तियों पर, राज्य पे संपत्तियों पर, जमीन पे, कल कारखानों पर, कृषि क्षेत्रों पर सामूहिक कृषि की जाने लगी। इस पे जनता का अधिकार हो गया। इसके अंतर्गत और भी पॉइंट आते हैं बच्चों, जिसे मैं ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण होने के कारण से मैं इसे एक लाइन में बता दे रहा हूँ। चौथा बिंदु है मजदूर संगठनों का निर्माण। पांचवा है 1917 में बोल्शेविक पार्टी की सरकार का गठन। 1918 में जर्मनी से समझौता करके विश्व युद्ध की समाप्ति करना, उसका आर्थिक शक्ति के रूप में विकास होना, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन का उदय होना। मतलब यह जो पॉइंट बताए जा रहे हैं यह रूस में लोकतंत्र की स्थापना के लिए किए गए कार्य के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड से क्या आशय है। यहाँ आशय लिख गया है, इसे आशय पढ़ेंगे आप। क्या आशय है बचत खाता और स्थायी जमा खाता में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर है किसी व्यक्ति को उसकी आय के आधार पर ऋण के रूप में बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड को क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंक को उस कार्ड की आहरण राशि को निर्धारित तिथि तक बैंक पर भुगतान करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जिस खाताधारी को जारी किया जाता है उसे बैंक कुछ शुल्क लेता है। मतलब क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा जिस खातेदार को मिलती है उसके एवज में बैंक द्वारा कुछ शुल्क लिया जाता है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं बचत खाता और स्थायी खाता में अंतर। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के अंतर्गत हमने अलग अलग बचत खाते को समझाया है और स्थायी जमा खाते को समझाया है। यदि प्रश्न में वार्षिक परीक्षा में बचत खाते के संबंध में पूछेगा तो इसे लिखा जा सकता है और स्थायी जमा खाते के बारे में पूछेगा तो इसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बचत खाता क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपनी आय का कुछ हिस्सा बैंक में जिस खाते में जमा किया जाता है उसे बचत खाता कहा जाता है। बचत खाते पर प्राप्त होने वाला ब्याज की दर बहुत कम होती है। यह इस खाते से लेन देन कभी भी किया जा सकता है। इसी प्रकार स्थायी जमा खाता खातेदार के द्वारा एक निश्चित समय के लिए कुछ रकम को बैंक में जमा किया जाता है जिसे स्थायी जमा खाता कहा जाता है। जमा की गई राशि को एक निश्चित समय अल्पकालीन या दीर्घकालीन के लिए बैंक में जमा किया जाता है। इस खाते से प्राप्त होने वाले ब्याज की दर अन्य खातों से के ब्याज की दर से अधिक होती है। मतलब खातेदार के द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है बैंक में वह एक निश्चित समय के लिए बैंक में हमें जमा रहता है, जैसे 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना या 2 साल या 5 साल के लिए। इस खाते पे जो जमा राशि के ऊपर प्राप्त होने वाला ब्याज की राशि बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है ऋण के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रत्येक शर्तों को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है ऋण लेने के लिए शर्तें जैसे ब्याज दर, निश्चित समय, जमानत, गिरवी, अमानत आदि ऐसी व्यवस्था है इसलिए की जाती है ताकि खातेदार या ऋणी निश्चित समय पर अपने ऋण का भुगतान बैंक को कर सके। ऋण लेने वाले निश्चित समय के अंतर्गत अपने ऋण का भुगतान करने की व्यवस्था कर सके, इसलिए यह शर्तें लागू की जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं निश्चित समय के अंतर्गत तो समय का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण की किस्तों को निर्धारित समय पर अपने ऋण का भुगतान कर सके। दूसरा है जमानत राशि। ऋण लेने वालों से बैंक के द्वारा कुछ संपत्ति या दस्तावेज किसी जमानतदार की आवश्यकता होती है ताकि ऋण अदा न करने की स्थिति में ऋण की राशि, जमा की गई संपत्ति, दस्तावेज या निश्चित किए गए जमानतदार से उस ऋण की वसूली की जा सके। इसलिए किसी जमानतदार का होना अत्यंत आवश्यक होता है। गिरवी ऋण के लिए किसी संपत्ति, दस्तावेज या किसी अन्य चीज को गिरवी रखना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना ऋण प्राप्त करना ही ऋण राशि निश्चित नहीं की जा सकती। गिरवी के रूप में रखे गए मकान, घर या दस्तावेज के बिना जमा करने की स्थिति पर इन संपत्तियों को नीलाम या कुर्क कर ऋण की वसूली की जा सकती है।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य जानकारियों के लिए हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।